नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण पर पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो कार्यक्रम है भोपाल में प्रत्यक्ष रूप से कुछ समाज के प्रतिष्ठित बंधु उपस्थित हैं और पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों से इसी प्रकार के समाज के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो प्रत्यक्ष और आभासी दोनों विधियों से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आभासी पद्धति से ऑनलाइन जुड़े हुए जो हमारे बंधु हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपना ऑडियो वीडियो दोनों बंद कर लेंगे, अन्यथा अन्य लोगों को इको की प्रॉब्लम होती है। इसलिए कृपया अपना ऑडियो और वीडियो दोनों बंद कर लेंगे। यहाँ बैठे हुए लोग भी अपना सेल फोन साइलेंट पर रखें तो कृपा होगी। मंचासीन बंधुओं का मैं परिचय कराता हूं। मेरे से उस तरफ बैठे हुए श्री अशोक जी सोनी, आप हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिलाकर जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र संघ चालक हैं। क्षेत्र संघ चालक यानी एक प्रकार से इस जोन के वो अध्यक्ष हैं संघ के। उज्जैन आपका निवास है, एक वहां बहुत प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है, प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक के हजारों बच्चे वहां पढ़ते हैं। लगभग 25 वर्ष उन्होंने वहां सेवाएं दी और वहां से सेवानिवृत्त होकर अभी संपूर्ण समय समाज कार्य के लिए देते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित है उज्जैन से, जिनका हमको उद्बोधन प्राप्त होगा ऐसे श्री मनमोहन जी वैद्य। मूलतः आप नागपुर से हैं, वहीं आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। स्नातकोत्तर के पश्चात आप संघ के प्रचारक बने। संघ में प्रचारक यानी जो संपूर्ण जीवन देश समाज कार्य के लिए देते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रचारक कहते हैं। प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, ऐसे विविध दायित्वों के साथ अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख रहे आप। वर्तमान में अखिल भारतीय सहसर कार्यवाह हैं, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हम अपनी भाषा में कह सकते हैं। आपका मुख्यालय वर्तमान में भोपाल है। आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। एक दो परिचय और हैं हमारे बीच भोपाल से उपस्थित हैं। श्री अशोक जी पांडे पूर्व में पीएससी के चेयरमैन रहे हैं, जिलाधीश रहे हैं। वर्तमान में भोपाल और ये जो ग्वालियर कमिश्नरी है, इसको मिलाकर मध्य भारत प्रांत बनता है संघ का, उसके आप संघ चालक जी हैं, यानी उसके अध्यक्ष हैं। भोपाल में ही निवास करते हैं। दूसरे हैं श्री हेमंत जी मुक्तिबोध। जिस जोन का एक कार्यक्रम है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, उसके आप सह कार्यवाह हैं, यानी सचिव हैं एक प्रकार से। एक इसी मध्य भारत प्रांत के स्वप्निल जी कुलकर्णी, आप इस प्रांत के प्रांत प्रचारक हैं। आपका मुख्यालय भोपाल है। आवासीय पद्धति से हमारे इस जो कार्य विभाग है संघ में, एक संपर्क कार्य विभाग कहलाता है, उसके अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं माननीय रामलाल जी, जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के भी संगठन मंत्री रहे। वे भी हमारे साथ आवासीय पद्धति से जुड़े हुए हैं। और भी अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रत्यक्ष भी हैं, आवासीय भी हैं, परंतु समय की सीमा है। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं श्री अशोक जी सोनी से निवेदन करूंगा कि आज का ये जो कार्यक्रम है
इसकी प्रस्तावना रखने का कष्ट करें। सामने उपस्थित मान्यवर संतजन, सभी महानुभाव बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप सब लोगों से प्रत्यक्ष और आभासी माध्यम से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ संघ की बात आपके सामने आए, इस विचार से आयोजन किया गया है। हमारे बचपन की बातें हमको याद है। संघ को लोग जानते नहीं थे, कहीं चर्चा होती तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा जानने वाले तो बहुत ही बिरले थे। कभी बताते अच्छा वो शाखा वाले लेकर पहन के जाते हैं, एक समझ ऐसा था। आज हमको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सब लोग जानते हैं, केवल देश में नहीं तो विदेश में भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं इसमें भिन्नता बहुत है, ये बात सही है, और इसीलिए उसको ठीक रूप में जाने इसका एक प्रयास, ये हमारा संवाद हुआ। भ्रांतियां अनेक है, कुछ विशेषताएं भी है। इतने लंबे समय से सतत चलने वाला, सतत दिग्गत होने वाला ऐसा संघ का काम है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का परिचय होता जाता है वैसे वैसे जानने की उत्सुकता भी बढ़ती है। बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो संघ को माध्यमों से, जो प्रकाशित होता है, जो दूरदर्शन पर आता है, उससे जानते हैं, कुछ संवाद में जानते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष बात नहीं सुनेंगे तब तक उसके बारे में समझना ये थोड़ा कठिन है, और इसलिए प्रयास संघ की ओर से यह होता है, लंबे समय से चल रहा है कि संवाद की ऐसी प्रक्रिया, जानकारी प्रत्यक्ष देने की ऐसी प्रक्रिया, ऐसे कार्यक्रम, इनका आयोजन निरंतर होता है। संघ का नाम पहले संघ संगठन चलाता है, संगठन करता है, इस रूप में लोग जानते थे। लेकिन कुछ भी काम करना है तो उसके लिए शक्ति चाहिए, इसलिए संगठन है। बाकी कुल मिलाकर के समाज में काम करना और सारे समाज को एकजुट करके एक शक्ति खड़ी करना जो राष्ट्र के हित में काम करे, अच्छे लोग तैयार करना, ये मूल संघ का काम है। और जैसे जैसे शक्ति बनती गई वैसे वैसे समाज में हर स्तर पर आवश्यक कामों में सहभाग ये संघ कार्यकर्ताओं ने लेना प्रारंभ किया। ये तो प्रारंभ थे, लोगों को दिखने लगे स्तर पर अब आया। जैसी आपदा पिछले 2 वर्षों में कोविड की हमने देखी, हमने ये भी देखा कि ये बहुत बड़ी मात्रा में संघ के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य की। उसको लोगों ने देखा, सराहा। कई लोगों के मन भी इसके कारण से बदले, और ये केवल संघ ने किया ऐसा नहीं है। समाज में सामाजिक संवेदना रखने वाले अनेक लोग, अनेक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इस विपत्ति के प्रसंगों पर पर्याप्त काम किया है, उसको भी लोगों ने देखा। लेकिन यह ध्यान में आया कि इसके कारण से धीरे धीरे संघ के बारे में जानने की इच्छा लोगों की बलवती होती गई। ये भी ध्यान में आ रहा है पिछले कुछ वर्षों से सकारात्मक भाव और सामाजिक संवेदना, इसका जागरण बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे ही अनुकूल समय में इस प्रकार की बातें लोगों के सामने आए, ठीक जानकारी मिले, संघ क्या सोचता है, किसकी दिशा में क्या क्या काम करना चाहता है, इसकी भी जानकारी प्रत्यक्ष जाए। सहमत होते हैं उसके साथ, हमारे साथ में आते हैं तो साथ आकर के काम करें। और कोई अच्छा काम केवल संघ ही करेगा ऐसा नहीं,
बातों से सहमति होती तो अपने अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत संस्थागत तौर पर वे काम करें, ऐसा हम चाहते हैं। जो बातें रखी जाएगी उनसे आप सहमत हो ही, ऐसा आवश्यक नहीं है। कुल मिलाकर के संघ की ओर से अधिकृत बात क्या है ये आपके सामने आया। सहमति असहमति हो तो आपका विवेक, आपकी इच्छा, इस पर निर्भर करता है। लेकिन एक अनुकूल वातावरण सारे देश में दिखाई देता है, संघ के प्रति सकारात्मक भाव भी दिखाई देता है, इसलिए गति भी बढ़ना चाहिए ऐसा लगता है। दोनों प्रकार की बातें दोनों एक्सट्रीम्स पर संघ के बारे में होती है, लेकिन प्रामाणिकता से कहें तो सकारात्मक बातें ज्यादा है। नकारात्मक बातें करने वालों से भी व्यक्तिगत बातचीत होती है तो कहते हैं कि सब अच्छा है, हमको मालूम है, लेकिन हमारी मजबूरी है, कुछ जगह हमको ऐसा बोलना पड़ता है, तो ये भी होता है। तो सामान्य स्तर पर देखा जाए तो सकारात्मक बातें बड़ी मात्रा में है और संघ से अपेक्षाएं भी, और ये न केवल भारत में, विश्व में भी जो बातें जाती है तो वहां पर भी अपेक्षाएं बढ़ रही है। और ऐसा लगता है कि एक मजबूत राष्ट्र जो है आने वाले समय में विश्व में अपना स्थान बनाता हुआ ये भारत दिखेगा। ऐसी कल्पनाओं को मन में रखते हुए एक संपन्न, समृद्ध, सशक्त राष्ट्र बनाने की योजना को साकार करने की दृष्टि से संघ का काम प्रारंभ हुआ। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए एक बात ये भी है, क्योंकि समाज में काम करना है तो समाज से बातचीत होना, अपनी बात समाज को बताना, मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं तो उनको भी सुनना, यथासंभव उसके समाधान करने का प्रयास करना। इस प्रकार से इन बातों को सोचते हुए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ऐसा ही आज के इस कार्यक्रम का आयोजन है। मुझे लगता है कि माननीय मनमोहन जी अपनी बात कहेंगे, उसमें से आपको जो भी मन में कुछ शंकाएं होंगी, लगता है कुछ समाधान भी होगा, कुछ नई जानकारियां भी संघ के बारे में मिलेगी। इतना ही। एकल गीत के लिए श्री योगेश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था, सदा रहेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। वैभवशाली हम जब होंगे, नहीं किसी से कम हम होंगे। बात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी विश्व सुनेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। हम सब की तो राह एक है, कोटि हृदय है, भाव एक है। क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा। दिस
दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। मैं श्री मनमोहन जी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। इस सभागार में उपस्थित श्रद्धेय संत वृंद, मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संघचालक माननीय श्री अशोक जी, यहाँ के विशेष निमंत्रण को मान देकर आए सुधी भाइयों बहनों, भारत स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, परंतु सही अर्थ हम स्वतंत्र हुए कि नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। स्वाधीन तो हुए, तो स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वदेशी, इन सब में शब्द कॉमन स्व है। तो भारत के स्व की दिशा में भारत की यात्रा चल रही है क्या, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त हुआ। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, तीनों देशों का सीधा संबंध था। युद्ध में तीनों देशों का स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत बड़ा हुआ था। 1947 में भारत स्वाधीन हुआ, भारत का ऐसा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ था। भारत के रिसोर्सेस, प्रतिभा, जनसंख्या, एक दीर्घ इतिहास, उज्जवल इतिहास, उसको देखते हैं। उन देशों ने भी अपनी यात्रा फिर से शुरू की, हमने भी की। ये देश जहां पहुंचे हैं उस तुलना में भारत प्रगति नहीं कर सका है। 1948 में इजराइल, उन्होंने शून्य से, फ्रॉम स्क्रैच एक्चुअली, 1800 वर्षों के बाद अपने धरती पर जाकर, भाषा भी उनकी नहीं थी, सतत संघर्ष फ्रॉम डे वन। अब 48, 47, 45 ये तीनों लगभग समान है, लेकिन इजराइल, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इनकी प्रगति देखते हैं तो तुलना में भारत पीछे है। क्या कारण है, क्या कमी थी, इस पर विचार करना चाहिए। सैमुअल हंटिंगटन के हु आर वी पुस्तक में उन्होंने एक वाक्य जो लिखा है, मुझे अच्छा लगा, महत्व का है, वो ऐसा है, unless we decide who we are as a people, we cannot decide what our priorities can be as a nation. इन चारों देशों में भारत के सिवाय जिनका उल्लेख मैंने किया, उनको हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन थे, हमारा इतिहास क्या है, इतिहास में गलतियां क्या हुई, हमारी उपलब्धि क्या है, इसके बारे में स्पष्ट कल्पना है। शायद दुनिया में भारत एकमात्र देश ऐसा है कि जहाँ के लोगों के मन में हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन थे, हमारे इतिहास के इसके बारे में एक मत नहीं है। इसलिए स्वाधीनता के बाद हम कौन है यही हमारा तय नहीं हो रहा है, तो हमारी नीतियां, हमारी विदेश नीति, हमारी अर्थ नीति, हमारी शिक्षा नीति, हमारी रक्षा नीति हम निश्चित तय नहीं कर सके। नॉन अलाइंड, यहाँ की विदेश नीति का बड़ा वर्णन लोग करते हैं, उसका वर्णन मैं समझाऊं कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों जो ध्रुव थे उनके बीच में रहना, किसी एक तरफ नहीं जाना, ऐसी नीति। अब ये जो देश है, इनकी जो फिलॉसफी है, ये 100 वर्षों से अधिक पुराने नहीं है। इनका राष्ट्रीय सामाजिक जीवन भी 500-600 वर्षों से पुराना नहीं है। और भारत का एटलीस्ट 20,000 ईयर्स से एक समृद्ध संपन्न
एक परिपूर्ण होलिस्टिक इंटीग्रल ऐसा जीवन का दृष्टिकोण विचार है, संस्कृति है, हम अपनी नीतियां अपनी पहचान को लेकर क्यों तय नहीं कर सके? मुख्य समस्या ये रही। और वास्तव में भारत का जो स्व है, जो दुनिया जानती है सदियों से, दुर्दैव से स्वाधीनता के पश्चात, इस स्व को नकारना यानी अपने आप को इंटेलेक्चुअल, लिबरल, प्रोग्रेसिव कहलवाना और स्व की बात करने वालों को कम्युनल है, डिविजिव है, एंटी प्रोग्रेसिव है, ऐसा एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ। 2014 के चुनाव के पश्चात 16 मई को चुनाव के रिजल्ट्स आए। 16 मई का शुक्रवार था, 18 मई संडे था। ब्रिटेन से पब्लिश होने वाला संडे गार्डियन साप्ताहिक पत्रिका, उसका संपादकीय बहुत महत्व का है। यानी उस पत्रिका में अन्य लेखकों के लेख आना अलग बात है, एडिटोरियल, उसका शीर्षक उन्होंने दिया है इंडियाज अनदर ट्विस्ट विद डेस्टिनी। इसका संदर्भ स्वाधीनता के पश्चात पंडित नेहरू का जो लोकसभा में पहला भाषण हुआ, उसका शीर्षक था इंडियाज ट्विस्ट विद डेस्टिनी। आगे लिखते हैं, बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, वो लिखते हैं कि टुडे 18 मई 2014 may go well in the history of India as Britain finally left India. Narendra Modi's victory in these elections marks the end of an era, long era, in which the structures of power did not change greatly, through which Britain ruled this subcontinent. India under Congress rule was in many ways continuation of British Empire. इतनी महत्व की बात पता नहीं उन्होंने कैसे लिखी। मेरे कुछ लेख संडे गार्डियन में पब्लिश होते हैं और वहां के संपादक के मंडल उसमें छोटे मोटे स्टाइल शीट के अनुसार कुछ चेंजेस करते हैं, लेकिन नेवर एवर दे हैव एडेड ए वर्ड इन माय आर्टिकल। लेकिन मेरे एक आर्टिकल में जब मैंने इसको कोट किया था, मेरा वाक्य इतना ही था, संडे गार्डियन in its editorial of this day has said that Britain finally left India. उनके संपादक मंडल में जो शब्द ऐड किया, जो मैंने नहीं लिखा था वैसा था, ब्रिटेन्स गार्डियन से लिखा है, उसका महत्व और बढ़ जाता है। ये भारत का स्व किसमें है, क्या है? तो समय कम अपने पास है, उसके दो मुख्य बिंदु ऐसा मुझे लगता है, मैं दो की बात करूंगा। भारत का स्व, भारत का यूनिकनेस, one that gives Bharat a distinct identity since ages. ये भारत का जो जीवन का दृष्टिकोण है, व्यू ऑफ लाइफ है, उसका आधार आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड व्यू ऑफ लाइफ। यही भारत की वास्तव में विशेषता है, बाहर यह कहीं नहीं है। एंड दिस व्यू ऑफ लाइफ, इसलिए वह होलिस्टिक है, वह इंटीग्रल भी है। And this way of life has shaped the personality of Bharat. मतलब भारत का समाज और भारत के सभी कॉर्नर में रहने वाला, गांव में, शहर में, जंगलों में, नगरों में, पढ़ा, अनपढ़, अमीर, गरीब, सारे समाज में ये बातें हमको कॉमन दिखती है। इस पर्सनैलिटी के चार मुख्य बिंदु है। पहला है एकम सद विप्रहा बहुधा वदन्ति। Truth is one, it can be called by different names, it can be reached by different paths, all are equal. ये कोई और नहीं मानता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे, दुनिया भर के लोग वहां पर रिलीजन की अपनी बात करने आए थे, उसमें अधिकतर लोग यही कहने आए थे, हमारा ही रिलीजन सत्य, यही बड़ा महत्व का है। भारत का विचार भी का होता है, कभी ही का नहीं रहा। हमारा ही सत्य है, उसको फॉलो करने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे,
बाकी सब नरक में ही जाएंगे, फिर से ही जाएंगे। उनको नरक में जाने से बचाने का पवित्र कार्य हमको ही करना है। उसके दो ही मार्ग है, फिर से ही आएंगे। एक, कन्वर्ट देम बाय फोर्स, फ्रॉड, एलुरमेंट, बाय एनी मीन्स, और किल देम। असंख्य हिंसा हुई। सिख गुरु एक बात है, उसी का क्यों हत्या? गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को क्यों चुना गया? संभाजी महाराज की हत्या क्यों हुई? बहुत लंबे इतिहास है। उसमें कुछ अपने आप को उदार लिबरल चेहरा दिखाने वालों को लगा, I want to kill you but doesn't look good, so I will tolerate you. So tolerate was supposed to be the great liberal idea there. लेकिन टॉलरेंस में इंटॉलरेंस है। मैं जब कहता हूँ मैं आपको बर्दाश्त करूंगा, मतलब मैं तो मारना चाहता हूँ, लेकिन बिकॉज वो अच्छा दिखता नहीं है, मैं बर्दाश्त करूंगा, मन में रहता है यू गेट कन्वर्टेड। उस माहौल में स्वामी विवेकानंद ने कहा, वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑलवेज टू बी ट्रू। ये भारत है। आज उन्होंने कहा, आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम अ कंट्री where in our divine language Sanskrit there is no word for exclusion. Exclude करने के लिए भारतीय भाषा में शब्द ही नहीं है, क्योंकि हम कभी किसी को छोड़ते नहीं। सर ऑल इंक्लूसिव, सर्व समावेशक, ऐसे मुख्यतः हमारा विचार है। यह भारत की विशेषता है, यह भारत का स्वभाव है। दूसरी विशेषता है कि टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी and to establish unity amongst variety is the core dharma of Bharat, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का वाक्य है। क्योंकि एक ही ईश तत्व अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है, तो ये बाह्य जो डाइवर्सिटी उसके अंतर्निहित एकता का भाव देखने की दृष्टि भारत के पास है। मैं मणिपुर गया था कुछ वर्ष पूर्व, वहाँ के विद्यापीठ में मेरा भाषण था। मेरे पहले के वक्ता ने मेरा परिचय करा, सुना इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। ऐसा नहीं था, मैंने यह पहली बार सुना था, लेकिन पहली बार मुझे खटका, ये ठीक नहीं है। भारत विविध संस्कृतियों का देश नहीं है। मेरी बारी तो मैंने कहा कि इन्होंने जो कहा वास्तव में सही नहीं, सही ऐसा है, इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तो बच्चों ताने बजे, वो स्वयंसेवक नहीं थे। तो विविधता का उत्सव मनाने को सिखाने वाली हमारी एक ही संस्कृति है, यह भारत की विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि भारत मानता है कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यत्व का अंश है। एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और भारत ही ऐसा देश है जहां के लोगों ने जो मानते हैं कि यह सोल शब्द है, व्यक्ति है, यह स्त्री पुरुष दोनों को लागू होता है। तो विमेन्स, महिला में भी इक्वली पोटेंशियल डिविनिटी है, यह केवल भारत मानता है। और यह अपने अंदर के दिव्यत्व को अंतर्गत बाह्य प्रकृति का नियमन करते हुए प्रकट करना, उसके 4 मुख्य मार्ग बताए। डू इट आइदर बाय वर्क, वर्शिप, साइकिक कंट्रोल और मेडिटेशन। एक नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं हमारा, एक को लिया तो दूसरे को आप टच नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। स्वामी जी कहते हैं इसके आगे, एनी ऑफ दिस 4, कोई भी एक, और 2, 2 भी ले सकते हैं, और मोर और ऑल एंड बी फ्री। तो मेरा मुक्ति की तरफ जाने का मार्ग भक्ति योग, कर्मयोग, ध्यान योग, राजयोग, इसका अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है। मेरा अगर 50% कर्मयोग, 30% भक्ति योग, बाकी लोग 10-10 है, मेरी बहन का अलग हो सकता है, मेरे भाई का अलग हो सकता है। ये मेरा रिलीजन है। तो रिलीजन हमारे यहाँ पर्सनल ऐसा कहा गया, ये मेरी उपासना है। और मुझे मेरी उपासना, रिलीजन चुनने का स्वातंत्र, लिबर्टी, ये भारत में है। इसलिए हमारे स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी पहले से रही है। हमारे परिवार में देखते हैं, सहज कोई व्यक्ति सोमवार को व्रत रखता है, कोई मंगल को रखता है, कोई शुक्रवार को, शनिवार को, कोई नहीं भी रखता है।
कोई राम के मंदिर में जाएगा, कोई काली माता के मंदिर में जाएगा, कोई गणेश जी के मंदिर में, कोई सूर्य की पूजा करेगा। अरे अलग तो सब अलग है। ये भारत की विशेषता है। हमारे घरों में जो पूजा घर होते हैं, पूजा घर में अनेक मूर्तियां होती हैं, अनेक आध्यात्मिक पुरुषों के चित्र, पुरुष महिला माताएं उनके चित्र होते हैं। कोई नया लड़का बहू अगर नए किसी आध्यात्मिक पुरुष का चित्र लेकर आते हैं तो बाकी चित्रों को थोड़ा बाजू में खिसका के उसको रखने की सहज गुंजाइश रहती है। ये एकोमोडेशन बहुत महत्व का है। ये सारी बातें मिलाकर जो भारत का एक व्यक्तित्व बना है, पर्सनैलिटी बनी है, ये भारत का स्व है। इस स्व को दुनिया में, इस पहचान को हिंदुत्व इस नाम से जाना जाता है। कोई इसको हिंदू कहे, कोई इंडिक कहे, भारतीय कहे, एक सत्य को अनेक नामों से बुला सकते हैं, यह तो मानते ही है। कंटेंट हमारा ये है। इसलिए हिंदुत्व ये वास्तव में भारतीय समाज की पहचान है, उसका नाम है, उसका एडजेक्टिव भी है। ये हिंदुत्व उसके जीवन में अभिव्यक्त मैनिफेस्ट होना चाहिए। पश्चिम का नेशन और भारत का राष्ट्र अलग अलग है। वहां स्टेट रिलेटेड नेशन है, जहां समाज, पीपल आर द नेशन, राज्याधारित नहीं तो समाज आधारित हमारा समाज रहा है। राष्ट्र तो राष्ट्र का, हिंदू होना है, समाज का यह जो पहचान है भारत की, ये किसी के खिलाफ नहीं, सर्वसमावेशक है। इट्स ऑल इंक्लूसिव। सारे प्राणी मात्रा, चराचर का कल्याण, शांति, यह मांग हमेशा हमारे यहाँ मठों में, मंदिरों में, आरती में होती है। इसलिए इस भारत की पहचान के साथ समाज का जुड़ना, इस पहचान के बारे में गौरव का भाव मन में जागरूक होना और इन विचारों को प्रत्यक्ष मेरे पारिवारिक, मेरे व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक जीवन में इन विचारों को मैनिफेस्ट करने का प्रयत्न करना, यानी राष्ट्र का हिंदू होना है। हिंदू राष्ट्र घोषणा सरकार वगैरह करने की बात नहीं, सरकार बहुत छोटी बात है। इसलिए अगर प्रत्येक व्यक्ति में समान अगर ईश्वर का अंश है तो फिर जाति हो सकती है। जाति भेद कहां से आया? ये ऊंचा, ये नीचा, ये अनटचेबल वगैरह, ये हिंदुत्व नहीं है। किसी कारण से बीच में दोष आए हैं, उसको ठीक करते हुए सबके साथ एक समरसता का, आत्मीयता का व्यवहार करना, ये हिंदुत्व का मैनिफेस्टेशन है। महिला में भी अगर यह पोटेंशियल डिविनिटी इक्वली अवेलेबल है तो उनका उस प्रकार से उनका अपॉर्चुनिटी, शिक्षा के, रोजगार के समान देना। शी में चूज उसे क्या करना है, यह भी हिंदुत्व का मैनिफेस्टेशन है। अर्थ की तरफ हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? 2015 में मेरा प्रवास था अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सीमा तक गए थे, लौट रहे थे, कोई गांव नहीं मिल रहा था। चाय पीने की इच्छा हुई, एक छोटा होटल मिला। एक 55 साल आयु की महिला होटल चला रही थी। मैं दूध की चाय नहीं पीता हूँ, तो छलनी में चाय पत्ती रखकर उबलता पानी डालना, बिना चीनी बिना दूध की चाय। मेरी चाय बनी, बाकी 3 लोगों ने सामान्य चाय पी। मैं बैठा था मेरे स्थान पर, विभाग प्रचारक वहां का जब पेमेंट करने गया, मैंने दूर से देखा कि वहां कुछ विवाद चल रहा है, पेमेंट का डिस्प्यूट है। मैं गया वहां पर, काउंटर पर डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट क्या था? हमारा प्रचारक, हम 4 लोग थे, 4 कप चाय के पैसे दे रहा था। वो होटल की मालकिन महिला 3 कप चाय के पैसे लेने के लिए तैयार थे। डिस्प्यूट ये था। मैंने कहा, बहन जी मैंने चाय पी है, हम 4 लोग हैं, आपने 4 कप चाय के पैसे लेने चाहिए। वो तपाक से कहती कि आपने पी, वो चाय नहीं थी, पानी था। मुझे इतना आश्चर्य हुआ। उसने पानी गर्म किया है, उसका गैस बर्न हुआ है, चाय पत्ती खर्च हुई है, बिजली के चार्जेस, होटल का किराया, सर्विस चार्जेस, शी हैड एवरी राइट टू चार्ज, बट समथिंग वाज स्टॉपिंग हर। नहीं लिया उसने। एक वर्ष के बाद, यानी मैं जब ये कहता हूँ तो कहता हूँ, जब रामायण काल की बात नहीं, घोर कलयुग में 2015 की घटना है।
ऐसा कुछ तो होगा उसके पीछे का। जेएनयू के महिला प्राध्यापकों के साथ मैंने जब ये बात कही तब एक महिला प्राध्यापक ने कहा कि वो लेह लद्दाख से कार से आ रहे थे, छोटे बच्चे साथ में थे, दूध चाहिए था तो एक रोड साइड ऑटो के पास गाड़ी रोक कर दूध गर्म करके लिया। उसको पूछा कितने पैसे दिए, उसने उत्तर दिया कि बच्चों के दूध के पैसे हम नहीं लेते हैं। यानी अर्थ कमाना भी है, घर में आर्थिक सपोर्ट करने के लिए ये महिला भी ऑटो चला रही है। हमारे यहाँ कमाने पर लिमिट नहीं है, कैसे कमाना उस पर बंधन है। और अपने के लिए खर्च कम करते हुए वो समाज को देना, ये महत्व की बात है। अपने काम में भी, अपने काम में एक्सेलेंस हो। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जिसका मैं कुछ मुआवजा ले रहा हूँ, वेतन ले रहा हूँ, मैं स्वीपर हूँ, धोबी हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, जो भी मेरा काम है, डॉक्टर हूँ, मेरे काम में एक्सेलेंस होना, ये समाज पुरुष की पूजा करने समान है। संत ज्ञानेश्वर ने कहा था कि स्वकर्म कुसुमांची वीरा तेया सर्वात्मक ईश्वर। यह सर्वात्मक ईश्वर को अपने कर्म कुसुमों से, कर्म पुष्पों से पूजा करने से उसको आनंद होता है। तो मेरा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कृति, तो ये चारों बातें ऐसे हो सकती है। तो दिस इज मेरे कार्य में एक्सेलेंस, कोई जातिगत भेदभाव न रखना, अर्थ कमाने के मेरे जो जरिया है, माध्यम है, उसका मुझे ध्यान रखना है। और मुझे स्त्री पुरुष में जो बायोलॉजिकल भेद है उसके अलावा अन्य भेद नहीं रखने। इसको करना यानी हिंदुत्व है, यानी राष्ट्रीय होना है। तो यह राष्ट्रीय होना, समाज यानी राष्ट्र का जो पहचान है, नाम है, उन गुणों का मैनिफेस्टेशन मेरे पर्सनल, मेरे पारिवारिक, मेरे व्यावसायिक जीवन में होना, ये करना है। इसलिए इसको हमारे आचरण पर आधारित है, किसी की घोषणा करने से ये होने वाला नहीं है। ऐसी एक बात है। दूसरा एक जो भारत के स्व की विशेषता है वह है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वदेशी समाज नाम के बहुत महत्व का एक निबंध ऐसे में कहा। ये 1906 की बात है। 1905 में स्वदेशी कार्य आंदोलन आरंभ हुआ था। वो कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये यूरोप की कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि वह समाज जो अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य पर, स्टेट पर कम से कम डिपेंडेंट है, वह समाज स्वदेशी है। राष्ट्र मतलब समाज है, राज्य अलग है। एक न्याय, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ऐसे 2-3 विषय केवल राज्य के पास होते थे। बाकी सारे विद्या, व्यापार, वैद्यकीय वगैरह सारा, ये सारा समाज की अपनी व्यवस्था ही थी, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर। इसलिए हमारे यहाँ आक्रमण हुए, राजा पराजित हुए, वर्गियों का राज्य आया, राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। इसलिए कंटिन्यू लगातार हमको देखने को मिलता है इतने आघात, आक्रमण सहन करने के बाद भी। तो अपने भारत के इस समाज की रचना ऐसी होना, इसमें भारत का एक स्वत्व है। एक खंबे पर खड़ा तंबू है, आधार एक ही खंबा है, तंबू तो ऊंचा है, लेकिन खंबा टूटता है, तंबू धराशायी होता है। परंतु 4 या 5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंबा टूटता है, इट विल गेट टी शेप बट इट वोंट कम डाउन। उसको अंदर से फिर से खड़ा करने की सुविधा रहती है। वी हैव दैट अरेंजमेंट। इसलिए जो बात आती है कि क्या बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी, एक बात यह है, एक पुस्तक अगर आप पढ़ सके अवश्य पढ़िए, स्टारफिश एंड द स्पाइडर। उन्होंने कहा कि सोसाइटीज की, कॉर्पोरेशंस की व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक स्पाइडर है, स्पाइडर के लाइफ सेंटर्स, उसके छोटा सा हेड है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है, वो क्रश करते हैं, स्पाइडर मर जाता है। स्टारफिश का लाइफ सेंटर एक जगह केंद्रित नहीं है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एंटायर बॉडी,
लेखक कहते हैं that's why it is difficult to kill a starfish. Even if you cut into two, you get 2 starfish. बाद में प्रोफेसर नेविन नाम के अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड स्पेशलाइज इन लैटिन अमेरिकन हिस्ट्री उनके कुछ फाइंडिंग्स बताते हैं। 16th सेंचुरी के शुरुआत में स्पेन से यूरोप से लोग अपनी प्राइवेट आर्मी शिप में बैठकर नई जमीन खोजने, कब्जा करने, लूटने निकल पड़े थे। कोलंबस, वास्को ड गामा इनके सी एक्सपीडिशन उसी के भाग थे। तो 1519 में एक स्पेन से एक टुकड़ी ऐसी लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट जहां जमीन देखेगी अपने बाप की, किसकी क्या वगैरह कोई उसको विचार करने की जरूरत ही नहीं। दे लैंडेड टू ए प्लेस वेयर एस्टेक ट्राइब वाज रूलिंग। संपन्न ट्राइब थी, उसके चीफ के पास जाकर बंदूक तान कर कहा सारा गोल्ड दे दो तो मार डालेंगे। उस चीफ ने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं था ऐसे जबरदस्ती करने वाले लोग मुझसे मिलेंगे। उसने जान बचाने के लिए सोना दे दिया, इन्होंने सोना भी लिया, उसको मार भी डाला। फिर 2 वर्षों में 1521 तक संपूर्ण एस्टेक टेरिटरी स्पेनिश कब्जे में आ गई। 1534 में दूसरी एक टुकड़ी, एक आर्मी वहां पर इनकाज नाम के ट्राइब वहां पहुंची, वहां भी चीफ को मार डाला। 2 वर्षों में 1536 तक उनका साम्राज्य वहां स्थापित हुआ। फिर ऐसा अनअबेटेड चलता रहा से लिखते हैं। लेकिन 1620 में एक ऐसी स्पेनिश टुकड़ी एपेचे नाम की ट्राइब थी, वहां पहुंची, उन्होंने वहां भी चीफ को मार डाला। परंतु उनके ध्यान में आया कि लोगों का विरोध लगातार बढ़ रहा है एंड द एपेचे पीपल फॉट फॉर 200 years and the Spanish army had to go back. ऐसा लिखकर प्रोफेसर नेविन लिखते हैं कि एस्टेक इनका के पास जाने वाली स्पेनिश आर्मी से यहाँ जाने वाली स्पेनिश आर्मी कमजोर नहीं थी। Neither the Apache tribe had a stronger army than these 2 tribes. फिर ऐसा क्यों हुआ? He writes, they were differently organized. वहाँ सारी सत्ता एक केंद्र में नहीं थी। तो भारत का यह समाज के स्व पर आधारित अपनी व्यवस्थाएं थी। राज्य स्टेट से बहुत ज्यादा समाज अवलंबित नहीं था। उसका आधार क्या था? एक महत्व की कंसेप्ट में कह रहा हूं, उसका आधार धर्म था। धर्म रिलीजन नहीं है। तो रिलीजन को मैं हिंदी में कहूंगा उपासना, समझने के लिए। धर्म अलग है। मंदिर में जाना, व्रत रखना, प्रदक्षिणा करना, जल चढ़ाना, अर्घ्य करना, संध्या करना, अग्निहोत्र करना आदि, ये उपासना है, धर्म नहीं है। धर्म आंखें खोलो और माइंड को छोटा करो। Open your eyes and close your capital I, then the circumference of V expands. हम का दायरा बड़ा होता है। जो हमारे नहीं वे भी हमको अपने लगने लगते हैं, उनके लिए करने का मन होता ही है। यह करना ये धर्म है। धर्म आचरण का नाम है। उपासना धर्म के लिए है, धर्म स्वयं आचरण की बात है। तो समाज को देना, भगवान निवेदिता ने एक जगह लिखा है, वह समाज जिसमें लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एक्यूमुलेटेड पारिश्रमिक के पूंजी पर समाज संपन्न समृद्ध बनता है। इसका धर्म है। और आगे लिखती है, और जब समाज संपन्न समृद्ध बनता है तो समाज के हर व्यक्ति संपन्न समृद्ध बनती है, बिकॉज धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो मेरे लिए मकान बना, मैंने बनाया, लोगों के लिए बना, तो धर्मशाला कहते हैं। धर्मार्थ दवाखाना होता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। बीमार है, दवा मिलेगी। गर्मी में प्याऊ चलते हैं, प्यासा है, पानी मिलता है, लंगर चलते हैं। धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। आगे निवेदिता जी कहती है, परंतु वह समाज जिसमें लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक समाज को न देकर अपने ही पास रखते हैं,
ऐसे समाज में कुछ लोग संपन्न श्रीमंत बनते हैं, परंतु समाज दरिद्र रहता है। तो एक अर्थ में धर्म इज एनरिचिंग द सोशल कैपिटल, ये महत्व की बात है। अपने जबलपुर के एक अच्छे लेखक चित्रकार श्री अमृतलाल मेगड़, मेरा उनसे 2 बार मिलना हुआ है, अच्छे चित्रकार थे। एक 20 साल की आयु में नंदलाल बोस जो शांति निकेतन में जगह प्रसिद्ध चित्रकार फैकल्टी के नाते उनके पास चित्रकला सीखने के लिए गए। 5 साल वहां रहे और सीखने के बाद जब वापिस लौटे, अपने गुरु जी के नंदलाल बोस के चरण स्पर्श किया कि आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, जीवन शुरू करने वाला हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, क्या दिया? शब्द ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं, उनके गुरु जी ने कहा नंदलाल बोस ने, बेटा तेरा जीवन सफल ना हो, ऐसा क्या आशीर्वाद देता है? लेट योर लाइफ इज नॉट सक्सेसफुल। आगे कहा कि दुनिया में सफल होने वालों की कोई कमी नहीं है, उनके नाम रोज अखबार में छप कर आते हैं। आगे कहा तुम अपना जीवन सार्थक करना, तो मटेरियलिस्ट लाइफ नहीं तो मीनिंगफुल लाइफ। तो अमृतलाल मेगड़ बाद में उस पर इंटरप्रेट करते हैं, कहते हैं कि सार्थक यानी क्या? समाज से मुझे बहुत मिलता है, मुझे समाज को लौटाने का प्रयत्न करना यानी जीवन सार्थक करने का मर्म है। ये महत्व की बात है, लौटाना है। इसलिए मैं मेरे बात समाज को देना, समाज को लौटाना में अंतर है। समाज को लौटाना उसका ही है, उससे मिला। मेरी आवश्यकताओं को मैं सीमित करूंगा, अधिक समाज को देने का प्रयत्न करूंगा। समाज संपन्न समृद्ध बनेगा, हर व्यक्ति बनेगी। सर्वे पे सुखिन संतो सर्वे संतो निरामय कहते हैं, अपनी में कौन आते हैं? तो बाल वृद्ध रुग्ण अशक्त गुणहीन ये भी सुखी, उसकी गारंटी क्या है? धर्म है। हमारे कार्यकर्ता जो विशाखापट्टनम रहते हैं, विद्या भारती कटनी पार्टी अध्यक्ष है, यहाँ बैठे इसलिए मैं कहता हूँ। समय गांव से प्रवास पर जा रहे थे, दोपहर 12 बजे एक जगह एक होटल में खाना खाने रुके, भोजन आया। शुरू करने वाले इतने में एक भिखारी उनके पास आकर मांगने आए। इन्होंने जेब में हाथ डाला पैसा निकालने को, उसको कुछ देने के लिए। होटल मालिक ने देखा, इनको टोका रोका। ऐसा नहीं कहा कि आज आप देंगे कल कौन देगा, इनकी आदत खराब मत करो, ऐसा नहीं कहा। जो कहा वो आश्चर्य करने वाला। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, ये मेरे होटल में आया है, मुझे देना है, आपको नहीं देना है। यानी मैं कमा रहा हूं, ये मैं इनसे कमाऊं, मेरे कमाने इन सब का हिस्सा है। ये धर्म का विचार है। तो ये सोशल जगत, इसलिए उपासना धर्म के लिए होती है। मेरे संपर्क में एक अहमदाबाद में मारवाड़ी परिवार है, कॉटन का बहुत बड़ा बिजनेस, संपन्न परिवार है। घर की माँ देवी की भक्त है, इसलिए मकान का नाम अंबिका निवासी, बेटी का नाम अंबिका है, बेटा दुर्गेश है, दुर्गेश के 2 बालक है। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर एक अंबाजी नाम का स्थान है। शादी के बाद जब अहमदाबाद आई, तब से हर महीने कार ड्राइवर लेकर अंबाजी जाती रही, हर महीने। लगभग 30 वर्ष हुए, मैं उनको जानता हूँ सन 2000 से, सिंस 21 ईयर्स आई नो। वहाँ जब जाके बैठते तो बच्चे भीख मांगने आते तो देती है और आगे बढ़ती है। ऐसा 24 वर्षों से लगातार ऐसे ही चलता रहा। हर वर्ष 12 बार। 6 साल पहले पहली बार इनका मैं छोटा हुआ, हम बड़ा हुआ, तो कुछ बात देखी जो पहले नहीं देखी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम थॉट केम टू आवर माइंड कि इनकी पढ़ने की उम्र है, ये स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं? 24 वर्षों से तो दे रही थी, कभी विचार नहीं आया। मन में उत्तर आया, हो सकते हैं इनके पेरेंट्स के पास इनको पढ़ाने के पैसे नहीं होंगे, मैं व्यवस्था करूंगी। इनके पास पैसे पहले भी थे, ये विचार नहीं आया था। तो उनसे मैंने बात की, बात भी पहली बार की। देख रही थी, दे रही थी। बच्चे तो स्कूल में जाने के लिए तैयार ही थे। उनको बहुत अच्छा लगा। उसको विश्वास था कि पेरेंट्स को कहूंगी, खुश होंगे कि
बच्चों का भला होगा। पेरेंट्स को मिली तो पेरेंट ने कहा, बहन जी ये स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? ये भीख मांगकर लाते तब हमारे घर में चूल्हा जलता है। इमीडिएटली शी टुक ए डिसीजन। जितने परिवार के बच्चे वहां भीख मांगते हैं उनकी सूची बनाई। 50 फैमिलीज थी। 6 वर्षों से इन 50 फैमिलीज के यहाँ हर महीने सीधा राशन पहुंच रहा है। गेहूं का आटा, चावल, दाल, घी, तेल, गुड़ हर महीने पहुंच रहा है। बच्चों को स्कूल में एडमिट कराया, यूनिफॉर्म, बैग, स्कूल दूर है, स्कूल बस ड्राइवर का लेता, आने के बाद उनको एक ट्यूशन के लिए एक टीचर, उसकी सैलरी। मुझे हमेशा कहती थी, अभी जनवरी 2020 में मैं उनके साथ यह काम देखने के लिए गया था। मैं सोचता हूँ इसकी उपासना 24 वर्षों से चल रही थी, धर्म 6 वर्षों से शुरू हुआ है। उपासना धर्म के लिए है। That elevates you spiritually, तो आपका ये एम्बिट बड़ा होता ही है, तो संवेदना जगती है, अपनापन आता है। तो इसलिए इन ए वे स्पिरिचुअलिटी इज द मैनिफेस्टेशन, और धर्म इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर बिहेवियर। तो मैं चैरिटी मतलब समाज को देना है, और धर्म है समाज को लौटाना है। लौटाने की सार्थकता है। चैरिटी मेरा नाम कहाँ है वो सारा रहता है, तो ये बात है। और इसलिए यह भारत का आधार जो स्व है, ये समाज आधारित जो है ना, राज्याधारित नहीं। और समाज में सारा धर्म क्या थे? भारत का सारा समाज धर्माधिष्ठित था। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म यह है। अब ऐसा होगा, ऐसा क्यों लगता है मुझे? तो जब हम स्वाधीन हुए तब यहाँ पर ने जो डेमोक्रेसी का प्रकार हमने स्वीकार किया, लोकसभा वगैरह, लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा में पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये अंग्रेजों ने नहीं लिखा है, आरएसएस ने नहीं लिखा है। जो देश के निर्माता थे, must be something must be in their mind। वो धर्म रिलीजन नहीं है। राज्यसभा में लिखा है सत्यम वद धर्मम चर। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्तथो यः। इतने प्रोमिनेंट प्लेसेस में धर्म का उल्लेख क्यों होगा? रक्षति, धर्म की रक्षा करो, वो सबकी रक्षा करेगा, वही है। इतना ही नहीं, अपने राष्ट्र ध्वज में जो चक्र है, लोग तो उसको अशोक चक्र कहते हैं, एक्चुअली वो धर्म चक्र है, व्हील ऑफ धर्म। इतने प्राचीन स्थानों पर धर्म है, मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग एंड यू मे डिसएग्री, परंतु इतने उनके मन में धर्म की कल्पना यही थी कि सब राज्याधारी धर्म मतलब ये था, समाज की यह। क्योंकि भारत में राष्ट्र का एक अलग ताना बाना अलग है, स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे पश्चिम की कंसेप्ट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज इंडिविजुअल, भारत में वो फैमिली है। और इसलिए अभी जो पैंडेमिक हुआ, वो दुनिया भर में उसकी राजनीति थी। भारत के सिवाय सभी देशों में which was the state machinery only which was active to save, serve, fight against it। भारत एकमात्र देश ऐसा है कि जहां सरकारी मशीनरी, मेडिकल स्टाफ, नर्सेस, सिक्योरिटी पर्सन बहुत काम किया है। कुछ लोग की मृत्यु हुई है, इसलिए उनको कोरोना वॉरियर करना अत्यंत योग्य है, परंतु समाज भी उतने सक्रिय था। 5.5 लाख संघ के स्वयंसेवकों ने कोरोना काल में, इन पैंडेमिक में घर से बाहर निकलकर सेवा दी है। भूकंप, बाढ़ के बाद जाकर सेवा करना बात अलग है, लेकिन पैंडेमिक जैसे इन्फेक्शियस डिसीज, मुझे भी इन्फेक्शन होने की पूर्ण संभावना है, फिर भी खतरा जानते हुए
खतरा मोल लेते हुए लोग निकले हैं। इसका कारण राष्ट्र का एक अलग अस्तित्व होना है। वही एक राष्ट्रांगभूता का भाव सारे समाज में जागरूक करना है। राष्ट्र का अंग हो, उस राष्ट्र को अगर बड़ा करना है तो सबका उसमें भला होने वाला है। मेरा भी है, ये महत्व की बात है। तो भारत के स्व के दो मुख्य आधार, स्पिरिचुअल बेस्ड ऑफ लाइफ, उसके कारण जो पर्सनैलिटी बनी है, और यह समाज आधारित रहना। एक दृष्टि अलग नहीं थी। मैं जब वहाँ पर गुजरात का प्रांत प्रचार था तब सूरत में प्लेग हुआ, तो सूरत के डॉक्टर जो प्लेग का खतरा क्या है जानते थे, फटाफट सूरत छोड़कर अपनी प्राइवेट कार में अहमदाबाद तरफ भाग निकले और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नाम का संगठन स्वयं से चलाते हैं डॉक्टर्स के बीच में। इसके डॉक्टर्स अहमदाबाद से अपनी कार में सूरत की तरफ जा रहे थे। ये अंतर है। जिनसे पैसा कमा रहे हैं उनके संकट काल में ये भाग रहे हैं, जिनका वास्तव में संबंध नहीं है। ये जो भाव आता है, ये भाव राष्ट्रांगभूता का भाव है। इसको समझना आवश्यक है। आखिरी 10 मिनट मैं बात करूंगा, उस पर बाद में कभी हम चर्चा करेंगे। भारत में दो शब्दों का बहुत मोस्टली मिसयूज एंड मिसअंडरस्टूड। एक शब्द पहला जो भारत का स्वयं का है, दूसरा भारत के बाहर का है। पहला भारत का प्राण है, दूसरा भारत में अनावश्यक अननेसेसरी है। पहला भारत में अत्यंत उपेक्षित है, दूसरा भारत में अत्यंत प्रतिष्ठित बन गया है। पहले का अंग्रेजी ट्रांसलेशन संभव नहीं है, दूसरे का किसी भारतीय भाषा में अनुवाद संभव नहीं है, और उन दोनों करने का प्रयास हुआ है, इसलिए बहुत सारा कंफ्यूजन है। आप शायद गेस कर रहे होंगे, पहला शब्द धर्म है, दूसरा सेकुलरिज्म। और भारत के संविधानकर्ताओं को पता, यह जानते हैं ऐसा नहीं था। सूरत के वेंकटेश शाह नाम के मेंबर ने बिल लाया था टू कॉल द न्यू गवर्नमेंट एज सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। चर्चा उस पर, लेकिन क्योंकि यूरोप में थियोक्रेटिक स्टेट के प्रतिक्रिया में ये शब्द आया था, वी नेवर हैड ए थियोक्रेटिक स्टेट, वी डिड नॉट नीड इट एक्चुअली। तो सबने चर्चा करके निर्णय किया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इट वाज डिस्कस्ड, डिबेटेड एंड डिसाइडेड नॉट टू इंक्लूड बिकॉज इट वाज नॉट नेसेसरी। तो बाद में आया 76 में, विदाउट एनी नीड, विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी डिस्कशन डिबेट, दैट टू प्रीएम्बल। अभी अपने कार्यकर्ता की बेटी है यहाँ पर IIMC में जर्नलिज्म पढ़ रहे थे, उसने मुझे कह रहे थे कि हमको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन सिखाने के टीचर आए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की क्या प्रोविजन, कैसे वो सारा सिखा रहे थे। बार बार कह रहे थे लेकिन प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। 3 बार कहा तो मैंने उनको हाथ खड़ा किया और मैंने पूछा उनको कि व्हाट अबाउट द 42nd अमेंडमेंट। ही वाज स्पीचलेस। इतना बड़ा फ्रॉड भारत के संविधान के साथ होना अनावश्यक, और इतना कंफ्यूजन है। अभी मैं कोल्हापुर गया था, लोगों से मिला, एक सीनियर, बड़े सीनियर व्यक्ति, वो कहने लगे कि हिंदू तो बचपन से सेकुलर ही होता है। लेकिन क्या जरूरत है भैया, हिंदू होना काफी है ना, तो सेकुलर होने से उसको लेजिटिमेसी मिलती है। कितना प्रकार का कंफ्यूजन है। मैं जो लोगों से पूछता हूँ आप क्या सेकुलर हो क्या, तो पहले थोड़ा पूछते होते कुछ ट्रैप इसमें है, थोड़ी जरूर देखते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ सेकुलर तो है यानी क्या है, तो कहते हैं कि हम सब धर्मों को समान मानते हैं, तो इज्जत भी करते हैं। हिंदू हो। हाँ, फिर मैं कहता कि वास्तव में व्यक्ति का सेकुलर होने की जरूरत नहीं है, संभव भी नहीं है। एवरीबॉडी विल हैव हिज ओन रिलीजन, और भारत की परंपरा है सभी को समान मानना। ये तो पहले कहा है मैंने, लेकिन पता ही नहीं लोगों को। एक्चुअली अगर लाया ही नहीं मानो तो द सिस्टम शुड बी सेकुलर, द स्टेट शुड बी सेकुलर। यानी कोई मानो एक MP स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है,
It should be secular, not the chairman, not the driver. उसका अपना तो रिलीजन होगा, उसके केबिन में जिस भगवान को मानते हैं उसका फोटो रहेगा, और उसने ड्राइवर्स, कंडक्टर, क्लीनर की अपॉइंटमेंट करते समय he should not discriminate on the basis of religion. जो भी क्वालिफिकेशन है उस पर अपॉइंटमेंट करें। लेकिन सेकुलर स्टेट होने के बाद भी स्टेट ऐसा नहीं है। इसका इतना बड़ा जो कंफ्यूजन हुआ है, तो ये धर्म सिर्फ दो शब्दों के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे एक मराठी गीत याद आता है, वह है कि कसे पुण्य दुर्दैवी अन पाप भाग्यशाली, अरे माँ आयुष्याचा पेट भाग्यशाली। दोनों बातों का मैक्सिमम 2.5 लाख सेवा करेगा विद्यार्थी के द्वारा भी 10,000 से अधिक विद्यालय चलते हैं। 90% ऑफ आर नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स। एक नया प्रयोग है और समाज के आधार पर अच्छी शिक्षा देने का प्रयोग है। ये स्व जगह, इसलिए जो पहले गीत हुआ तो योगायोग से गीत में यह बात आई, जैसे मेरा राष्ट्र जगेगा, यानी जो भाव जगेगा जिससे जिससे फैला पहुंच सके। और भारत तो क्योंकि अब दुनिया इतनी नजदीक आई है, कम्युनिकेशन के आना जाना खूब बढ़ा है, पहले से नहीं था। With all the diversities of ethnicity, religions, languages, सबको इस planet पर with the limited natural resources, अगर साथ में हार्मोनियसली पीसफुल लंबे समय तक जीना है तो कैसे जी सकते हैं? इसकी फिलोसॉफी, इसका एक्सपीरियंस, ऐसा इतिहास भारत का। तो भारत को भारत आगे जाकर खड़ा होगा तो दुनिया रास्ता ढूंढ रही है। जो काबरा का पुस्तक है वे ऑफ लाइफ तो क्लियरली दिया है जैसे पैराडाइम द्वारा नया पैराडाइम क्या है उधर लोग जा रहे हैं। ऐसा एक संपन्न समृद्ध जीवन जी सकते भारत ने जिया है हजारों वर्षों तक, ऐसा फिर से प्रस्तुत करेंगे तो एक वैश्विक दायित्व भी भारत पर है, उसको पूर्ण करने के लिए भारत को खड़ा कर सकेंगे। संघ के आरंभ काल के प्रचार और ज्ञान के जो थे उसमें दादा फरमान थे, इन्होंने मद्रास में जाकर संघ का आरंभ किया। अंग्रेजी बोलते थे, उनको एक बार पूछा दादा कहते डिस्क्राइब आरएसएस इन वन सेंटेंस। मैं पता होता है ट्वीट में बात कही है तो कितनी हमको मशक्कत करनी पड़ती है। वो क्या रहता है 140 हो गया 7.5 जमाना हो गए। दादा ने फटाक से एक वाक्य बोला, हाफ ट्वीट सिक्स कैरेक्टर होंगे, पूरा समझा बता दिया। उनका वाक्य था आरएसएस इज द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ मिशन ऑफ द सिविलाइजेशन। धन्यवाद। ऑनलाइन बंद करता हूँ। ऑनलाइन जो बंधु उपस्थित है उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अभी यहाँ हॉल में जो बंधु उपस्थित है, अभी जो विषय प्रस्तुत हुआ इस विषय में कोई प्रश्न हमारे मन में रहे जिज्ञासा के नाते तो हम बातचीत कर सकते हैं। नाम बताओ। मैं डॉक्टर सुभाष पांडे, मैं भोपाल से हूँ, पर्यावरण में काम करता हूँ। पर्यावरण में काम करता हूँ। आपने जिन विषयों को उठाया उस पर मेरे जैसे जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको इस पर सोचने का और चिंतन का अवसर मिलेगा।
और कई सारे जो बिंदु आपने उठाए हैं, कई समय बहुत सारे नोट कर उस पर हम जरूर विचार करेंगे। मुझे लगता है कि उस पर जो बड़ी उसको जो है फिर आपके मार्फत उसको और बढ़ाएंगे, और ताकि समाज में उन लोगों तक पहुंचे जो लोग अभी यहाँ नहीं रह पाए हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेरी है, जिसे आपने कहा, मेरी जानकारी में 1.5 या 2 साल पहले माननीय संघ चालक महोदय ने कहा था कि हम पर्यावरण विषय को 6वें आयाम के रूप में शामिल कर रहे हैं। मेरे जैसे जो लोग अपना जीवन इसी में लगाए हुए हैं, उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि जहाँ तक पर्यावरण की बात है, भारत इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो विश्व की पर्यावरण को स्टेटस को नापने वाली एक संस्था है, उसमें उन्होंने दिया है कि 180 देशों को उन्होंने EPI निकाला, इंडेक्स निकाला, उसमें भारत का नंबर 178वां है। आप सबको मालूम ही है कि भारत विश्व के सबसे ज्यादा जो प्रदूषित जगह हैं, क्षेत्र हैं, उसमें से 15 में 14 जो शहर हमारे हैं, और तमाम चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं, चाहे वो तो मेरा इसमें मानना है, कहना है कि संघ इसमें आप लोग इस पर कृपा करके, संघ जो है वो पर्यावरण को लेकर के, जो कि 5 आयामों का आधार है, ये जो 6वां आयाम उठाया है आधार है, इसको जितना पल्लवित करेंगे मेरी नजरों में बाकी आयाम होंगे। धन्यवाद। संघ तो यह शुरू किया है, संघ स्वयंसेवकों ने 1994 से समाज जीवन के विस्तृत क्षेत्र में सरकार ध्यान में तो परिवर्तन करना है, विशेष आयाम किया, समाज को साथ लेकर उसको गतिविधि नाम दिया है। ऐसे 5 गतिविधि कर रहे थे। अभी 2018 से ये पर्यावरण नाम गतिविधि आरंभ हुई, प्रत्येक प्रांतों में जिला में लगाया है और समाज को अच्छा होगा। इसके अधिवासी संयोजक गोपाल जी आगे यहाँ पर आएंगे, आपसे बात हो जाएगी, क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी देंगे आपको, और आपको साथ लेकर इसमें कल्पना ऐसी गतिविधि है कि समाज को सामने संघ में वैसा ही होता है, समाज के लोग साथ रहेंगे, स्वयंसेवक के साथ रहेंगे, तो करना है आरंभ होगा। सबका जवाब आप देखिए, ठीक है। थोड़ा ऑफ हो गया। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत ही सार गर्वित। अच्छा, मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ 1984 बैच का, और DG पुलिस रिफॉर्म के रूप में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ सितंबर 2020 में, और इस समय मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ क्राइम फ्री भारत मिशन का। सबसे पहले तो मैं माननीय मोहन जी का, व्याध जी का हृदय से आभारी हूँ कि आपने इतने सरल भाषा में बहुत अच्छी भाषा, मतलब वो दी, स्वतंत्रता के बारे में कहा, 100 को बहुत ज्यादा वो दिया, सफलता और सार्थकता की बात बहुत अच्छे ढंग से बताई, और धर्म और सेकुलरिज्म वाली बात कही, और उसमें प्रियम्बल में जो गड़बड़ियां हुई उसके बारे में बात कही। मेरा स्वतंत्रता से ही चलेगा, थोड़ा सा लंबा प्रश्न पूछने के लिए आपकी सहमति चाहता हूँ, मतलब 3-4 प्रश्न मेरे ख्याल से उससे सभी लोग यदि लाभान्वित होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मैं पहले से कहना चाहता हूँ, ठीक है ना? जिज्ञासा ही है, नहीं, जिज्ञासा है, और 3-4 जिज्ञासाएं हैं। ओके, पहली जिज्ञासा ये है कि हमें आपने जो स्वयं पर जोर दिया है, स्वतंत्रता नहीं मिली है,
तो स्वतंत्रता नहीं मिली है और जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है 17 जुलाई 1947 का ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एक्ट पारित हुआ, जो 18 जुलाई 1947 में क्वीन एलिजाबेथ ने जिसको एसेंट दी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन पैदा हुए, और जिन लोगों ने इसे पैदा कराया वो सबके सब इसी देश में रहने दिए गए। जो लोग यहाँ से बाहर गए उनके आवासों को भी यह कहकर सुरक्षित रखा गया कि वो लौट के वापस आएंगे। जब धर्म के आधार पर एक क्षेत्र लिया गया, उस क्षेत्र में यह कोई प्रयास नहीं किया गया कि वहां के लोग आएंगे तो उनके साथ हिंसा होगी। अभी मैं जिज्ञासा आ रहा हूं सर, जिज्ञासा सब लोगों को तो उसका भी कोई प्रयास नहीं किया गया। क्या हम सही मायने में स्वतंत्र होने का जो प्रयास है वो करेंगे, और आपके हिसाब से किस तरीके से वो प्रयास संभव होगा? Again, we can refer to the sentence as an historian. शुरुआत हुई है, नीतियों की दिशा बदली है। छोटी बात है, मतलब लंबा हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश, कोई भी देश सुखी नहीं, उनका सुख, उनकी समृद्धि, उनकी सिक्योरिटी, उनकी शांति भारत के साथ रहने की। But भारत was not ready to be this. अब नीति बदल हुआ कि नहीं? एक वॉल्टर एंडरसन नाम के अमेरिकन स्कॉलर है, विदेशी लोगों को संघ समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि भारत समझे मेरा संघ समझ नहीं आता। क्योंकि तुलना में जो ठीक लेता हूँ उसका कैसा होता है तो जान सकते। उनका इंटरव्यू 16 मई 26 मई के बीच में आया था। रिजल्ट आने के बाद प्रत्यक्ष शपथ ग्रहण से पहले से विज्ञान एक प्रश्न के उत्तर उन्होंने कहा था, द न्यू प्राइम मिनिस्टर विल फर्स्ट विजिट जापान एंड देन यूएस। तो पहले तो सब उधर ही काम करते और देखेंगे हम तो विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री पड़ोसी देशों को कहे जाते हैं। एक इतना ही नहीं, तो शपथ ग्रहण समारोह में सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्र उनको उपस्थित रहने का विचार आना, उनको बुलाना, आरा करना, चेंज क्रमशः हो रहा है, बदलते तो बदलेगा। स्व को पहचाने, बाकी सारे हमको वी डोंट वांट टू गो बैक, वापस नहीं आना है। हम समय आगे नहीं है, समय आगे बढ़ेंगे। इसलिए तंत्र हमारे क्या होंगे, हमारी तंत्र नहीं करने पड़ेंगे। और भारत के लोगों में, आपसे मिलकर सभी में इतनी क्षमता प्रतिभा है, हम लोग कर सकते सारे बातों को लेकर। अभी संशय कितना होगा, बाद में हम जब मिलेंगे बाहर में तो बातें करेंगे। तो अभी हम आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मैं श्री अशोक जी पांडे से निवेदन करूंगा, आभार प्रदर्शन। सभी के आह्वान पर यहाँ उपस्थित परम श्रद्धेय संत मध्य प्रदेश के गौरव परम श्री डॉक्टर कपिल तिवारी जी, आदरणीय भूरी भाई जी, शिक्षा जगत के उपस्थित अनेक प्रख्यात व्यक्तित्व, अनेक सम्मानीय प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे लोग जो व्यक्तिगत हित को चिंता न करके समाज के लिए लगे हुए हैं, ऐसे सभी सामाजिक कार्यकर्ता, आपने यहाँ संघ के आह्वान पर उपस्थित होकर इस ज्ञान यज्ञ में, इस विचार परंपरा में, इस संवाद की गंगा में जो सहयोग दिया है, मध्य प्रदेश, मध्य भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मध्य क्षेत्र का जो भी कार्यक्रम है, उसकी तरफ से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही अपेक्षा करता हूँ कि यह परंपरा यही समाप्त न हो। ऐसे विचार यज्ञ, ऐसे संवाद सत्र, ऐसी चर्चा सत्र लगातार जारी रहेगी
और उसमें आप अपनी सहभागिता से उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। कल्याण मंत्र से हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। योगेश जी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।